So, good morning, everyone. This is the final part of this chapter, in which we are going to cover the revise and reflect and refine questions. तो हम जो अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं 15 क्वेश्चन उनको आंसर करेंगे. मैंने एक सेपरेट पीडीएफ में सारे आंसर और लिख लिए हैं, टाइप कर लिए हैं, कंपोज कर लिए हैं. ठीक. सो या दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ इट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं यार. पहला क्वेश्चन. द मैथमेटिक टिश्यू डिवाइड रिपीटेडली. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ दिस सेल अलाउज देम टू डू दिस? पहला क्वेश्चन क्या है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, जो उनकी सेल्स होती हैं, वो लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं. वाई? कौन सी इनकी प्रॉपर्टी उनके सेल की जो उन्हें ऐसा करने में सक्षम बनाती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे हैव थिक सेल वॉल फॉर प्रोटेक्शन. इफ दे हैड थिक सेल वॉल्स फॉर प्रोटेक्शन, then they wouldn't have been able to divide. So this is wrong. This is wrong. Now, second option is they contain large vacuole to store nutrients. वैक्यूल्स जो मैच्योर सेल्स होती हैं, जो इतनी ज़्यादा डिवाइड नहीं होती, जो एक बार परमानेंट हो चुकी हैं, उनमें होते हैं लार्ज. जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं इनमें नहीं होते, बिकॉज दे आर जस्ट ग्रोइंग अप. दे हैव थिन सेल वॉल्स, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. यस, उनकी थिन सेल वॉल होती है ताकि वो इजीली डिवाइड हो जाए. डेंस साइटोप्लाज्म होता है ताकि न्यूट्रिएंट्स रिच रहती हैं, और जब जैसे सेल डिवाइड होती है थोड़ा डाइल्यूट हो जाए साइटोप्लाज्म, राइट. दे हैव इनफ साइटोप्लाज्म एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. मोस्टली जो प्रोटीन सिंथेसिस है, उनका जेनेटिक मटेरियल है, एवरीथिंग दैट इज लाइक कंसंट्रेटेड टू द न्यूक्लियस ओनली. And they are functionally differentiated cell. No, they are not functionally differentiated cells. Only the cells that has acquired functions are differentiated cells. मैथमेटिक टिश्यूज हमेशा डिवाइड करते रहते हैं. ठीक है. सो या दैट इज इट. द राइट आंसर इज द थर्ड वन. Simple explanation, let's talk about it. Mathematic cells Mathematic cells are active baby cells whose only job is to multiply and create new growth layer. मैथमेटिक सेल्स होती हैं, उनका केवल एक ही काम होता है, उनको डिवाइड होना, न्यू सेल्स बनानी, उससे कुछ परमानेंट टिश्यूज बन जाएंगे, कुछ मेरिस्टेमेटिक रहेंगे. ठीक. एंड दे हैव इलास्टिक सेल वॉल एंड दे कैन स्प्लिट इजीली लार्ज न्यूक्लियस टू रैपिड, like to direct the rapid division, right, to control it, because better the brain, better will the body. Same goes for it. अगर न्यूक्लियस अच्छा है, न्यूक्लियस में ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा वो. Now, dense cytoplasm full of active energy organelles, right, इसमें हाई अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रियाज होती हैं. सो आपको क्या करना है, आई विल ट्राई टू लाइक गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द आंसर. ठीक है, इन वर्ड्स. बट यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन पॉज दिस लेक्चर एंड रीड इट आउट. पढ़ना और समझने की कोशिश करना. ओके. नाउ, सेकंड क्वेश्चन इज, इफ अ प्लांट इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है, फ्रॉम लीव्स टू द रूट, विच टिश्यू इज माल फंक्शनिंग. अगर कोई पौधा है बेटा, वो अपनी पत्तियों से लेकर जड़ों तक खाना नहीं पहुंचा रहा है, तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो माल फंक्शन कर रहा है, जो उससे काम नहीं कर रहा है उस प्लांट का? जाइलम? नहीं, जाइलम का काम केवल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को रूट से शूट की तरफ लेके जाना होता है. फ्लोएम, हाँ, इसका काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट में. अगर फ्लोएम अच्छे से काम नहीं करेगा तो खाना अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. द थर्ड ऑप्शन इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस का ट्रांसपोर्टेशन में कोई काम नहीं होता. एपिडर्मिस अगर प्रोटेक्टिव रीजन के कारण होती है. स्कैरेनकाइमा इज जस्ट अ सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसका काम केवल सपोर्ट के लिए होता है. सो इज द फ्लोएम ओनली. ठीक है. Now, xylem carries water and minerals starting from roots to the tip and shoot. Phloem carries manufactured food downwards and sideways. देखो, always remember, जो जाइलम होता है ना बेटा, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो. यूनिडायरेक्शन मतलब कैसे ग्राउंड से ऊपर की तरफ ही जाता है, बट जो हमारा फूड होता है बेटा, मान लो हमारे पत्तियाँ ऊपर होती है, ऊपर से जड़ों की तरफ भी जाता है, और साइड में जो पत्तियाँ हैं, टिश्यूज हैं, टहनियों की साइड भी जाता है, तो उसे बाई डायरेक्शन हम इसको बोल देते हैं. ठीक है. And from leaves to the all living part of the plant, like root, shoots, stem, fruits, buds, and all this. Therefore, if the food transport fails, the phloem tissue is malfunctioning. Okay. Now let's move on to the third question. Why are the epithelial tissues that line an animal's internal organ usually one or more, like only a few layers thick? जो एपिडर्मिस टिश्यूज होते हैं, जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, नॉट एपिडर्मिस, एपिथेलियल सेल्स, स्क्वामस एपिथेलियल मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है. स्क्वामस, wrote the wrong spelling, I guess.
squamous epithelium. Spelling is right, wrong actually. Please rectify it. No, epithelium. जस्ट गिव मी सेकंड, आई विल रेक्टिफाई इट। हाँ, तो वो कहाँ पर होते हैं? हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गया हमारे, क्या कहाँ, जैसे कि हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, हमें एल्वियोलाइज होती हैं ताकि वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो सके, ठीक है। वो यहाँ पे ए होता है स्क्वामस, स्क्वामस इट इज। उसका काम क्या होता है? सिंपल गैसियस एक्सचेंज और इजी डिफ्यूजन कर पाए, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज टू स्टोर फूड एफिशिएंटली। नहीं, स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स का काम नहीं होता फूड को स्टोर करना। टू प्रोवाइड मैक्सिमम स्ट्रेंथ, नहीं ना, वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर पाते हैं, फ्यू लेयर्स ही है भाई। अगर मल्टीपल लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते देन हम बोल सकते थे मे बी वो एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन, थोड़ा सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती है ना। टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस दम, यस। एक से दो लेयर ऑफ सेल है भाई, सीधी सी बात है, चीज़ें आपस आर पार आराम से जा सकती हैं। बट यहाँ पे 1000 सेल लगा दी मैंने तो ऑफकोर्स नहीं जा पाएंगे, धस जाएंगे वहीं पे। टू रिड्यूस फ्रिक्शन, नहीं, फ्रिक्शन से उसका कुछ लेना देना है ही नहीं एक्चुअली। The correct answer is 3, of course, to allow the quick exchange of materials across them. Explanation is that internal organs like lungs, जहाँ पे gases exchange होता है, and small intestine जहाँ पे nutrients का absorption होता है, ठीक है। So molecules need to move across their boundaries very quickly, and the thinner the boundaries, the better the movement, the better the diffusion. That's why single layer makes it incredibly easy for the nutrients and oxygen to like diffuse across through the membrane. I hope it's making some sense. Right? So this was the question number 3. Now let's move on to the question number 4 and the question number 5. First question is, you can perform these two jumps. First is straight legged jump. This one. There's a student here. उन्होंने क्या कर रखा है? उनके नीज उनके नीज और उनके एंकल उन्होंने स्टिफ रखे हैं, उनको बेंड नहीं होने दिया। सी इज ट्राइंग टू जंप, सी इज ट्राइंग टू जंप अप एंड डाउन। ओके, नाउ दिस इज अ पर्सन, ठीक है, शी इज बिट स्मार्ट, so she bends her knee little bit of her ankles as well so that she can get an upward thrust. Okay, why? How do your ankle, knee and hip position differ between these two jumps? देखो, इस केस में तुम्हारा देखो तीनों, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों जॉइंट कौन, जो दो नीचे वाले जॉइंट है, नी है तुम्हारा एंकल वाला, दिस इज योर hinge joint, and your hip joint is your ball and socket joint. Okay, now इसमें all of your joints are stiff, they are not like bending, you are not getting the full range of motion, whereas in this case you are getting the full range of motion. Okay, now here let's try to answer it. During the straight leg jump, पहले वाले जंप के केस में the ankle, the knee and hips remain locked, straight and rigid. पहले केस में जो आपके घुटने हैं, टकने हैं, आपके कूल्हे हैं, वो जो आपके पेल्विक बोन है वो लॉक रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, रिजिड मतलब हार्ड रहते हैं, मुड़ ही नहीं पा रहे भाई। And it makes the landing very hard, jarring, uncomfortable because the shock travel directly up the skeletal framework. देखो, दिस इज लाइक अप एंड डाउन, चलो उसमें इतना फील नहीं होगा हमें, बट लेट्स से कि ये दीवार के ऊपर है जो जिसकी हाइट 4 to 5 feet एंड दे हैव टू जंप फ्रॉम दैट वॉल। मीन्स देयर इज अ पर्सन, the situation, okay, there's a situation, he or she is standing on a wall, okay, जिसकी height है, this is our ground and this is our wall, 5 feet wall, 5 feet wall, and there's a first person जो सीधा कूद जाता है नीचे बिना टांगों को, घुटनों को, कुल्लों को मोड़े, and the second person jump and to absorb the shock, he or she bends their knee, ankle and their hips. So इनमें से किसको सबसे ज़्यादा चोट लगेगी, किसके लिए जंप आसान होगा, राइट? दैट्स द लाइक बेसिक क्वेश्चन इट इज। तो सेकंड वाला इंसान है जिसने जॉइंट्स को मूव किया था, बेंड किया था, उसके लिए आसान होगा क्योंकि वो शॉक वेव्स आराम से एब्जॉर्व कर पाती है, उसकी जो बोन्स होती हैं, मसल्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, वो रिजिड नहीं है, सारा भार आपकी हड्डियों पे नहीं आ रहा। जब सीधा कूदोगे आपकी हड्डियाँ कचुम्बर हो सकती हैं, टूट सकती हैं, बट अगर उनको बेंड कर रहे हो तो सारा जो प्रेशर था, सारा जो फोर्स था, इम्पैक्ट था, वो आपकी मसल्स एब्जॉर्व कर रही है, तो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं ऐसे, ठीक है। दैट्स वाई अगर आप सीधा कूदते हो तो इट कुड बी हार्मफुल, बहुत डिफिकल्ट होता है, जारिंग होता है, अनकंफर्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज तो आपकी शॉक वेव्स होती हैं उसी स्केलेटल फ्रेमवर्क के थ्रू होती हैं ट्रैवल। नाउ इन द सेकंड केस, ड्यूरिंग द नॉर्मल जंप, जब हम नॉर्मल जंप करते हैं, नॉर्मली हम हमारे एंकल, नी एंड हिप जम्प्स को थोड़ा बेंड करते हैं फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। ओके,
Bending these position acts exactly like mechanical shock absorber sorry mechanical shock absorbers. It's very difficult. I don't know why, but I can't pronounce this word. Like, I'm really sorry for that, but this is a difficulty in me pronouncing this word. So जैसे हमारे शॉक अब्जॉर्बर्स होते हैं ना बाइक के अंदर, राइट, जो गाड़ी जब हम रोड पे चलाते हैं तो हमें ज़्यादा झटके नहीं देती, क्योंकि गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, पिस्टन्स लगे होते हैं। ऐसे ही हम अगर हमारे जॉइंट्स को मूव करते हैं, उस इम्पैक्ट को थोड़ा सबड्यूज करते हैं, थोड़ा कम होने देते हैं, कम होने देते हैं, धीरे धीरे प्रोल, ठीक है। तो ऐसे क्या होती है, हमारी मसल्स उस टेंशन को वो कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, सबड्यूस कर देते हैं। मतलब कि अगर आपने कूदे, आपके यहाँ पे लैंड हुए, आपने आपका नी बैंड किया, आपने आपका एंकल बैंड किया, आपने आपके हिप्स थोड़े बैंड किए, तो क्या होता है, जो इम्पैक्ट होता है ना, इट रिड्यूसेस, इम्पैक्ट रिड्यूसेस, बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी आ गई भाई। पहले सीधा केवल हड्डियों पे आ रहा था, अभी आपकी हड्डियों के साथ आपके बोन्स पे, बोन्स के साथ साथ आपकी टेंडन्स पे आ रहा है, कार्टिलेज पे आ रहा है, मसल्स पे आ रहा है, जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ हैं। तो फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ टूटते नहीं हैं इन कंपैरिजन टू हड्डियाँ जो हार्ड होती है, जो टूट जाती हैं। हाँ, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज इन्वॉल्व व्हेन यू बेंड योर नी एंड एंकल? कौन सा जॉइंट होता है जब आपके घुटने और टखने आप मोड़ते हो? सीधी बात है, वो एक ही डायरेक्शन में बेंड होते हैं, या तो पूरा खुलते हैं, बेंड रहते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जो नहीं, आप उनको 360 डिग्री नहीं घुमा सकते, पिवट उनमें पार्शियल रोटेशन भी नहीं होती भाई, वो केवल एक ही जगह होता है, दैट्स इन योर बेस ऑफ स्कल, स्कल के बेस पे, जो भी खोपड़ी होती है ना उसका बेस पे, तो केवल हिंज जॉइंट होता है जो उनमें प्रेजेंट होता है। The knee and ankle joints open and close primarily in a single pathway, a single direction, एक ही डायरेक्शन में ओपन क्लोज होते हैं। जैसे ये हमारा टकना है, जो पूरा हम स्ट्रेट खड़े हैं लेग में, अगर हमने टांग को मोड़ ली अंदर की साइड, ठीक है, ये हमारा पैर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एंड दिस इज आवर फीट। आई होप इट मेक्स सेंस नाउ। नाउ हमें असर्शन एंड रीजन पे क्वेश्चन आंसर करने, दैट लाइक वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके हायर एजुकेशन में भी हेल्प करते हैं। नाउ फोर ऑप्शंस ए बी सी डी। फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें बोथ ए असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड केस में बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर करना है। पहली चीज, एपिथेलियम इज वेल सुटेड फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। यस, बिल्कुल, लंग्स के अंदर हमारी स्क्वामस एपिथेलियम होती है, यूनिलेमुलर होती है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन या मोर देन वन मेम्ब्रेन होती है उनमें। सेकंड, it consists of multiple layers of tall cells that slows down the diffusion. Now, ये चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। जो हमारा लंग्स होता है उनमें सिंगल लेयर वाले होते हैं, वो उसका काम क्या होता है, डिफ्यूजन थोड़ा फास्टर करे। मल्टीपल लेयर्स नहीं होती हमारी लंग्स के अंदर, राइट, दैट्स वाई हमारा ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, राइट, because lungs epithelium is simple single layer that speeds up the diffusion, not slows it down. That's why its option is C is correct. Now, second, कार्डियक मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फटीग। यस, हमारा जब से हार्ट बनता है, जैसे हम मर जाते हैं, तब तक हमारी मसल्स, हृदय की हमारी मसल्स धड़कती रहती हैं, कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं। नाउ कार्डियक मसल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट ब्लड सप्लाई। यस, दैट्स ट्रू। देखो, कोई चीज़ को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना, किसी चीज़ को आपको काम करना, उसको आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और शरीर में एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से, ऑक्सीजन से, ब्लड में होती है ऑक्सीजन, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? उस खाने को एनर्जी में देना, ज़्यादा बनाना। तो कोई चीज़ है जो हमेशा काम करती रही, इसको हमेशा खाने की जरूरत पड़ती रहेगी, हमेशा खाने, राइट, और हमेशा जिस चीज़ को खाने की जरूरत पड़ती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए, ब्लड की सप्लाई हमेशा होनी चाहिए। दैट्स राइट, द करेक्ट ऑप्शन इज सही, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू। ओके, व्हाट्स थर्ड क्वेश्चन? हाँ, द टेंडेंस कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट मूवमेंट। नहीं, टेंडन हमारे मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं, कार्टिलेज कनेक्ट कर सकते हैं आपके बोन टू बोन को, ठीक है। Now, tendons are made up of tough connective tissues and transmit force from muscles to the bone. Yes, tendons जैसे हमारी हड्डी है भाई, ठीक है, ये हमारी हड्डी है, and this is my muscle here, अच्छा, ठीक है, this is my muscle here. Now, tendons इसको इससे कनेक्टेड करते हैं, and ये वेरी हार्ड होते हैं इन कंपेरिजन टू मसल, बट कम होते हैं इन कंपेरिजन टू द बोन। ओके, so it's so like assertion is false and reason is true. See, the D option. The assertion is false because ligaments connect bone to the bone, tendons connect bone to the muscle. That's why it's wrong. Okay.
Now third one, oh sorry, the D part. In a hinge joint, movement occurs primarily in a plane. Yes, the bone ends are shaped to allow sliding in all direction. No, देखो बेटा प्लेन होता है एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक, ओके आपको चलो प्लेन की बात करते हैं. प्लेन इज 2D सरफेस, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, जैसे आपका मतलब रेक्टेंगल हो गया, आपका स्क्वायर हो गया, दे आर प्लेन्स. ओके, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्सिस. तो कोई भी लाइन, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे एक्स एक्सिस, जैसे वाई एक्सिस, जैसे जेड एक्सिस. तो बेटा देखो, जो ये एक्स एंड वाई है, ये पूरा एक बक्सा बनाएगा, स्पेस बनाएगा, राइट, इसका क्षेत्रफल होगा, कुछ एरिया होगा. दिस इज अवर एक्स वाई प्लेन. एंड ये वाला वाई एंड जेड मिलके कुछ एक प्लेन बनाएगा, राइट, एक बक्सा टाइप बनाएगा. तो क्या वो हो गया वाई जेड प्लेन. एंड जेड एंड एक्स मिलके एक प्लेन बनाएंगे, दैट इज अवर एक्स जेड प्लेन. नाउ लेट्स से कि हमारी ये हड्डी है एक, ठीक है, पैर की नी वाली. एंड दिस इज अवर सेकंड बोन, जो नी के नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है. दिस इज अवर फीमर, दिस इज अवर टिबुला, आई गेस, या टिबुला, दैट इज. दिस इज मान लो हमारी ये वाई डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, ठीक. ये नेगेटिव एक्स हो जाएगी. तो अब हम बैंड, हम सीधे खड़े हैं, और मान लो जो पीछे की साइड है, दैट इज अवर जेड माइनस जेड, ठीक. तो हम पैर को आगे पीछे ही बेंड कर सकते हैं, राइट. राइट, तो हम इस डायरेक्शन में बेंड कर रहे हैं. हम पैर को ऐसे 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 बेंड कर रहे हैं ना, ऐसे था, ऐसे. अगले केस में वो ऐसे हो गया, मतलब सीधे खड़े थे, हमारी पैर अलाइन थे हमारे वाई डायरेक्शन में, केवल एक एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग. अभी वो कैसे हैं, अब वो नीचे वाली जो हड्डी है हमारी बेंड हो चुकी है. अब वो कहाँ है बेटा, वो किस डायरेक्शन में चली गई है, जो हमारी एक्स था, एंड जो पीछे डायरेक्शन माइनस जेड है उस साइड, ठीक. तो अब वो एक ही प्लेन में मूव कर रहे हैं ना, वो जेड वाई प्लेन में ही मूव कर रहे हैं, राइट, एक ही प्लेन के मूव कर रहे हैं. मतलब देखो, चलो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इस चीज़ को. पेपर है आपके पास, एक पेपर, पेपर सीट, ठीक है, वो ले लीजिए वाइट पेपर, पेपर सीट. और उसको क्या करना, अपने पैर है या आपकी थाई बोन है, ठीक है, दिस इज आवर जॉइंट, नी जॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ, दिस इज आवर टिबुला, जो पैर से नीचे वाली हड्डियाँ होती है, ठीक है, दैट इज आवर, जहाँ से हम किक करते हैं फुटबॉल को बेसिकली. ना, पेपर लेना, पेपर को वर्टिकल, मतलब जैसे पतला होता है उसको यहाँ रखना, पेपर को आपके खड़ा करके यहाँ रखना, इस हड्डी के यहाँ पे, ठीक है, बीचों बीच. हाँ, जब पैर को पूरा मोड़ दोगे आप पैर को पूरा मोड़ दोगे, आपका जॉइंट है, अच्छा पैर को पूरा मोड़ चुका आपका पीछे तक, ठीक है. जब बॉल किक करने वाले ने पैर को पीछे मोड़ दिया, अभी भी उस पेपर को यहीं रखना, और अब देखना क्या वो पेपर उसको अभी भी, देखो पहले पेपर खड़ा था, उस हड्डी के आर पार बीच से जा पा रहा था, पैर के मोड़ने के बाद उस हड्डी के बीच से आर पार जा पा रहा है वो, राइट. आई होप इट मेक सेंस, राइट. आई होप इट मेक सेंस कि इससे वर्टिकली वो प्लेन दोनों में पास हो सकता है. अगर मान लो आपका पैर इस डायरेक्शन में मूव करता, सेकंड केस में इस डायरेक्शन में पैर मूव करता, ठीक है, मान लो आपका पैर ऐसे मूव कर गया, मतलब आपका पैर पीछे नहीं मूव किया, आपका पूरा पैर वाई जेड प्लेन में मूव कर दिया, इंस्टेड ऑफ दिस, इस डायरेक्शन में बैक की साइड उसको जाना था, ठीक है. अगर आप अभी पेपर लोगे, पेपर को यहाँ प्लेस करोगे खड़ा, तो आपको पता चलेगा कि आपको जो नीचे वाली हड्डी है वो तो पेपर से कट ही नहीं रही, पेपर के ऊपर आ ही नहीं रही, राइट. तो ये प्लेन में मूवमेंट नहीं होती, जो केवल किस फेस में पॉसिबल होती है, शोल्डर में जो जॉइंट होता है, एंड जो हमारा पिवट जॉइंट होता है उस केस में. ओके, हिंज केवल एक ही प्लेन, हिंज जॉइंट allows movement in one plane, in one plane only, in one plane only, ठीक है. आई होप समझ आया हो ना.
So the assertion is true and the reason is false. So now let's move on to this question. It's a very important question in which we have to plot a graph as well. So मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग जगह आंसर किया है. Let's bring that question up. Okay. First question पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है. So there's a data table given, right? We have to analyze it. There's a उसमें क्या क्या दिया है, एक टीक का पेड़ है, उसकी उम्र दी है, उसके स्टेम का डायमीटर दिया है, उसमें कितनी एनुअल रिंग्स हैं वो दिया है, ठीक है. चलो, दिस इज द टेबल, सीरियल नंबर. इसमें हमें पहले पेड़ की उम्र दी है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25, 30, 40. उसका डायमीटर कितना सेंटीमीटर था, ठीक है. उसमें कितनी एनुअल रिंग्स थी, हमें वो देखना. अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना बेटा. तो हमारे पास कितनी एक्सेस है, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि हमें एक्स एक्सिस पे टाइम को लेना है एंड वाई एक्सिस पे हमें इसको लेना है, वाई एक्सिस पे इसको हमें लेना है. तो आप क्या कर सकते हो, आप दो अलग अलग ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, या क्या कर सकते हो, एक डबल वाई एक्सिस वाला प्लॉट कर सकते हो, ठीक है. जिसको हम ऐसे दिखाते हैं. एक एक्स एक्सिस पे हमारी उम्र है पेड़ की, इस वाले y1 पे हमारी डायमीटर है वाले पेड़ का, इस वाले y2 पे हमारा क्या है, उसकी नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स है. तो हमने देखा जो हमारी एनुअल रिंग्स हैं लाइक वो लीनियरली प्रोग्रेस कर रही हैं थ्रू आउट द ईयर, राइट. हम इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे, चिंता मत करो. जो हमारी ये वाला केस है, इसमें क्या है देखो, जो डायमीटर है वो इनिशियली इंक्रीज हुआ, फिर बहुत अचानक से इंक्रीज हुआ, फिर लाइक धीरे 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 इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ एक कॉन्स्टेंट पेस पे, ठीक है. ऐसा से प्लॉट आएगा, खुद प्लॉट करके देखोगे ग्राफ, अगर कॉपियों को लोड करके देखोगे वेल एंड गुड, ग्राफ पेपर पे. अगर आप यू हैव लाइक लैपटॉप इफ यू वांट टू प्लॉट इन एक्सेल, वेल एंड गुड. तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द ग्राफ इन टर्म्स, sorry, analyze the graph in terms of diameter of the stem over the time and share your interpretation. हमें क्या देखना है कि जो डायमीटर था, जो ब्लैक वाली लाइन है, उसका क्या रिलेशन है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ कैसे बढ़ रहा है डायमीटर, ठीक है. हमने वो एनालाइज किया. तुम देख पा रहे टाइम से वो बढ़ ही रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है, बट बिल्कुल एक सेम पेस पे नहीं हो रहा है. वो पहले स्लो हुआ, फिर तेज हुआ, फिर एक नॉर्मल पेस पे ग्रो होना स्टार्ट हो गया. हम उसी की बात करते हैं. The diameter of the stem generally shows a continuous positive upward trend over the time. Yes, वो of course हाइट हमेशा बढ़ती जाती है उस पेड़ की, उम्र के साथ उसका डायमीटर बढ़ता जा रहा है, राइट. लेटरल मेरिस्टेम काम करते जा रहे हैं. So between the age of 5 to 10, the growth of diameter is slow linear from 4 centimeter to 8 centimeter. देखो 5 से जब वो 10 साल का हुआ, क्या देखो 5 से वो जब 10 साल का हुआ तो उसकी ग्रोथ स्टडी है, ठीक है. देखो 5, यहाँ उम्र 2 गुना हुई, 5 से 10, हाइट भी 2 गुना हुई, मतलब चौड़ाई भी 2 गुना हुई, 4 से 8, ठीक है. बट अगर अगले केस में देखोगे, जब 10 से 20 हुआ, उम्र अगेन 2 गुना हुई, 8 30 24, तो 3 गुना हो गया उसका डायमीटर. सो लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, राइट. However, between the age of 10 to 20, the prominent acceleration of steeper slope, where the diameter increased significantly from 8 to 24 centimeter. जब 10 से 20 साल की उसकी उम्र आई तो बेटा उसका डायमीटर बहुत अचानक से ग्रो हुआ, ठीक, 3 गुना ग्रो हो गया उम्र के साथ. देन अगर हम देखते हैं 20 से 40 के बीच में, देन देयर इज अ वेरी स्टडी स्लोप, ठीक है. ये फिर हर 5 साल में कितना ग्रो हो रहा है, 4, फिर 5 साल में फिर 4, फिर 5 साल में फिर 4, सॉरी, हाँ, 8 साल में फिर, ठीक ठीक ही बात है. 10 साल में फिर कितना ग्रो हो रहा है, 8, हम 10 में कितना ग्रो हो रहा है, 8. तो there's a linear relation there. So from the age of 20 to 24, the growth stabilizes steadily, okay, linear phases, expanding at the rate of 0.8 centimeter per year. मतलब क्या देखो, हमें क्या देखना है, 20 से 40, जब 20 से 40 की उम्र है, उसमें 20 ईयर लगे, 20 साल में कितना ग्रो हुआ बेटा, वो 24 से 40 हो गया, कितना हुआ बताओ ये, 16, 16/20, 4/5, that is 0.8 centimeter per year, okay. दैट इज, मतलब 5 साल में वो 4 सेंटीमीटर ग्रो हो रहा है बेटा, मतलब डायमीटर में ना, ठीक है. हाँ, इंटरप्रिटेशन. सो दिस पैटर्न इंडिकेट दैट ट्रीज अंडरगो एन इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट फेज. इनिशियली वो धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट होता है, जिसमें 1 साल में वो 1 सेंटीमीटर अपनी गर्थ में डाल रहा है. नाउ फॉलोड बाय रैपिड एक्सेलरेशन इन द यूथ, एंड देन फाइनली टेपरिंग इनटू अ स्टेडी मैच्योरेशन ग्रोथ, ठीक है. पहले वो, ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस. What is the relationship between the diameter of the teak tree to the annual rings form? Okay,
सेकेंड थिंग वी हैव, देखो अगर हम पहले उसकी देखते हैं कि टीक ट्री की डायमीटर के साथ रिलेशनशिप और उसकी एनुअल रिंग के साथ रिलेशनशिप क्या है, उसे थोड़ा बाद में आते हैं, पहले इस पर ध्यान देते हैं। उम्र के साथ और एनुअल रिंग के साथ, देखो जितनी उम्र है उतनी ही एनुअल रिंग्स हैं, तो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, उम्र में और एनुअल रिंग्स में। तो अगर हम नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स काउंट करें तो हम उसकी उम्र निकाल सकते हैं ना। हमें अब किसमें रिलेशनशिप निकालनी है, इन दोनों में, इन दोनों में, ठीक है। चलो, both variables increase concurrently with the age of the tree, but their direct relationship shows two different phases. First phase 5 to 10, then 20 to 40 years. देखो हम क्या देखते हैं, देखो यहाँ से 4 साल का गैप था, ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 एनुअल रिंग्स आ गई 4 साल में, ओके। यहाँ पे 4 का गैप था, 5 एनुअल रिंग्स आ गई। यहाँ पे 4 का गैप था, 5 एनुअल रिंग्स आ गई। यहाँ पे 8 का गैप था तो 10 आ गई, मतलब 5 आई है। सो आई होप इट मेक्स सेंस काइंड ऑफ, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे 16 था एंड देयर इज लाइक ओनली 10 एनुअल रिंग्स, तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है, इस वाले पैटर्न में। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज अ 1:1 डायरेक्ट लीनियर कोरिलेशन, द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स परफेक्टली मैचेस विद द एज एंड इंक्रीज विद द डायमीटर प्रोपोर्शनल, राइट। हम सिंपली बोल सकते हैं, देखो एज के साथ हमेशा एक साल में एक एनुअल रिंग आ रही है, और डायमीटर के साथ जैसे जैसे डायमीटर बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी एनुअल रिंग्स भी बढ़ती जा रही हैं। एज सच 1:1 का लाइक वो नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। Now, which specialized tissue is responsible for the girth of the stem where it is located? The girth किसी से बनती है, lateral मेरिस्टम से, ठीक है। So there's a special tissue which is called the lateral meristem. It is also known as a vascular cambium or cord cambium. Okay, it increases the girth of the stem. Location: lateral meristem is located in a thin concentric cylindrical running longitudinally along the sides of the stem and root, just beneath the bark layer. बेटा देखो, यहाँ देखो, चैप्टर के स्टार्टिंग में जाते हैं, okay, yeah, see as you can see here, just below the simple permanent tissues, between the हमारे ट्रांसपोर्ट टिश्यूज होते हैं ना, परमानेंट टिश्यू, बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम वी हैव द लेटरल मेरिस्टम एंड इट ग्रोज एंड कॉन्सेंट्रिक वे में होती है, ये देखते हैं एज यू कैन सी here the yellow one, as you can follow the yellow one, you will find out it's in the form of circles. जब डिवाइड होती जाती है तो मल्टीपल सर्कल्स बन जाते हैं, मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनते हैं, and which leads to the formation of the bark and the annual rings. Okay, so now lateral meristem कहाँ located होती है, lateral meristem is located in the thin concentric circle running longitudinally, of course longitudinally ही है वो, along the sides of the stem and roots just beneath the bark layer. Okay, I hope question समझ आया हो, it was a good question actually. Now let's move on to the next question. In the forest, it was observed that one of the tree was severely debarked. हमने देखा कि हमारे जंगल में पेड़ थे, इनमें से एक पेड़ की छाल बहुत ज़्यादा छिली हुई थी, और वो किसे छिली थी, एन एलिफेंट ने, टू मीट इट्स फूड रिक्वायरमेंट। तो पेड़ था भाई, सीधी सी बात है, जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं, हाथी होते हैं, दे आर हर्बीवोर्स, तो वो पेड़ ही खाते हैं। अगर वो पेड़ खा रहे हैं, मोस्टली पेड़ ही छाल ही खाते, तो उसको जंगल में पेड़ है, पेड़ खाना है, पेड़ तो खाएंगे, राइट। कोई ना कोई पेड़ होगा जिसकी छाल खाएंगे, कोई ना कोई पेड़ जिसके पत्ते खाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ लाइक नॉर्मल नेचर वर्क्स। अभी क्या हो रहा है कि हमने देखा कि भाई पेड़ था, उसको हाथी ने छील दिया। हाँ, हमेशा याद करना, बार्क के जस्ट ऊपर और नीचे आसपास हमारी जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ठीक है। सो विच फंक्शन ऑफ द ट्रीज इज हैम्पर्ड बाय डी बार्किंग। जैसे हम उसकी बार्क को हमने रिमूव कर दिया एलिफेंट ने अपना दांतों से, अपने हस्त से, ठीक है, तो लाइक कौन सा फंक्शन है उस प्लांट का जो हैम्पर हुआ, जो लाइक डिस्टर्ब हुआ है। फर्स्ट थिंग, द ट्री लूजेस इट्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। बार्क का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि कुछ भी उसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, कोई भी एनिमल है इसको हार्म ना कर पाए, राइट, बैक्टीरिया ना, इन्फेक्शन ना हो प्लांट को, राइट।
अगर वो चीज़ हट गई तो इट मेक्स इट हाईली ससेप्टेबल वनरेबल टू द पेस्ट इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, मैकेनिकल ब्रेजेस. Additionally, because the outer living bark contains phloem channels, downwards food transport is interrupted. मतलब आप देखो, बाहर का बैरियर हट गया, तभी कोई बैक्टीरिया, कभी वायरस, कभी पैथोजन, कभी इंसेक्ट वो आके बाहर को हमारे पेट को परेशान कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है, ठीक. एंड उसके अलावा बाहर के पास हमारा फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज होते हैं, अगर वो डिस्टर्ब हो गए, अगर वो टूट गए हैं, तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट था, वाटर का ट्रांसपोर्ट था, वो भी थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है ना. विच प्लांट टिश्यू वुड बी अफेक्टेड बाई फर्दर डैमेजिंग द ट्री ट्रंक इवन आफ्टर डीबार्किंग. मान लो हमने छाल हटा दी और हम उसे छाल के नीचे से टिश्यूज थे, हम उसको भी काटते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, हार्म करते जा रहे हैं, तो कौन से टिश्यूज हैम्पर होंगे? तो छाल के नीचे हमारा जाइलम होता है. वापस उसी डायग्राम पे आते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. देखो, छाल के ऊपर हमारा फ्लोएम था, राइट, जिससे हमारा फूड ट्रांसपोर्ट रुक गया था. छाल के जो जाइलम था, अगर मान लो ये डिस्टर्ब हो गया, तो हमारे क्या होगा? पानी ही ट्रांसपोर्ट नहीं होगा भाई. अगर पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्लांट सूख के मर जाएगा. सो फर्दर डीप द मैकेनिकल जो बार्क होती है, there's a layer of tissues of vascular tissues which are like xylem pipeline. अगर वो डिस्टर्ब होगी तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा. Surely, which function of the tree would be hampered if the tissue beneath the bark was severely damaged? The water transport will be hampered the most. What assumptions are you making to answer this question above? How would the answer change if the assumptions also changes? देखो, हम क्या assumption मान रहे हैं? हम क्या assumption मान रहे हैं? हमने दो assumption लिया, ठीक है. पहली चीज़ हमने बोला है, जो हमारा पेड़ है, लेट्स से पेड़ का तना है, ठीक है, जिसको एनिमल ने डीबार्क कर दिया, तो has to be some brown, no, you won't be able to see it clearly. Let's see, this is, हाँ ओके, दिस इज द बार्क जो नॉर्मली प्लांट के ऊपर होती है, छाल, ठीक है. पर क्या आया कि वो ऑलवेज रिमेंबर कि पूरा उसको कवर करके रखती है, ठीक है, 360 डिग्री में. हमारा जो हाथी था उसने उसको हटा दिया, चिप करना स्टार्ट कर दिया यहाँ से. ये ग्रीन वाला हमारे मान लो कि जाइलम है, ठीक है. हाथी आया, उसने इसको चिप करना स्टार्ट कर दिया. अगर हम बोले कि केवल थोड़ी सी जगह पे मान लो ट्री की बार्क को तोड़ा है उसने, अगर फोटो में देखोगे तो देख केवल इतनी सी छाल ही छिली है. पर अगर उसने पूरा छाल को छील दिया चारों तरफ से, दैन दिक्कत होगी. दैन सारा फ्लोएम टिश्यूज डिस्टर्ब हो सकते हैं, सारे जाइलम टिश्यूज डिस्टर्ब हो सकते हैं. हम मानते हैं कि एक ही किसी कोने पे, एक ही किसी जगह पर हाथी ने अटैक किया, अगर उसी जगह की जगह छाल खिली है, कोई बात नहीं, बाकी टिश्यूज तो है चारों तरफ, वो उसको हेल्प कर देंगे, राइट. हम यही एजम्पशन ले चल रहा है. वी assume that the elephant stripped the bark in a complete circle all the way around the tree circumference. मतलब अगर हाथी ने चारों तरफ की छाल को छील लिया ना, अगर ये एजम्पशन हमने लिया है क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो पेड़ मर जाएगा भाई, फॉर श्योर, ठीक है. बिकॉज फ्लोएम एंड जाइलम टिश्यूज विल लाइक कम्प्लीटली रप्चर. अगर assumption ये है कि if the elephant only scraped off a very small portion of the tree on the one side, कि जिस साइड उसको लगा अपने झाड़ में जितनी आ सकती थी उसने उसी साइड की बार्क छाल को छील के खा लिया, देन जो बाकी दूसरी साइड की छाल जो बची हुई है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, वो धीरे धीरे ग्रो भी हो सकती है, एंड उसमें जाइलम फ्लोएम अभी भी बाकी है, तो ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा हैम्पर नहीं होगा, तो ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अमरपाली observed that a young mango sapling stem bends flexibly during monsoon winds and does not break. Which tissue is responsible for this flexibility? Predict and provide your explanation of the impact if existing tissue were to be replaced by the sclerenchyma. देखो, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो स्टेम में होती है ऑफ द लिविंग सैपलिंग्स, इट्स बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा ओनली. हमने कोरिएंडर वाला एग्जांपल पढ़ा था, ठीक है. अगर हम उसको स्क्लेरेनकाइमा से देते हैं, स्क्लेरेनकाइमा डेड होती है, बड़ी हार्ड एंड ब्रिटल टिश्यूज होते हैं, तो आंधी आएगी, मानसून आएगा तो टूट जाएगा, ठीक है, वो स्टैंड ही नहीं कर पाएगी उतने स्ट्रेस को कभी. सो इफ कोलेनकाइमा इज completely to be replaced by the rigid sclerenchyma, the stem would lose its the stem would lose all of its elasticity, become stiff, brittle and highly rigid due to hard and lignified cell walls. स्क्लेरेनकाइमा ब्रिटल होती है, हार्ड होती है, तो देखो सीधी सी बात, जो पेड़ ज़्यादा सख्त खड़ा होता है ना, वो तो जो कड़ में तो वो टूट ही जाते हैं. जिस जिस जो पेड़ सूख जाता है, बिल्कुल हार्ड वुड है, आंधी आके टूट जाते हैं, और जो टहनियाँ लचीली होती है वो नहीं टूटती ना. दैट्स द सेम रीजन हेयर. सो
Sohan designed an experiment for the regeneration of the sugarcane using the stem cuttings. सोने का बच्चा है, उसको अपने खेत में गन्ने लगाने हैं, ठीक है। तो उसने दो तरीके देखे। उसने क्या किया, टाइप ए एंड टाइप बी टाइप की कटिंग ली, ठीक है। उन्होंने देखा जो टाइप बी कटिंग थी, इट स्प्राउटेड सक्सेसफुली इन वाइल ए फील्ड। तो देखो ए वाला कुछ ऐसा था जिसमें केवल उन्होंने स्टेम का हिस्सा लिया था गन्ने का। सेकेंड वाला एक ऐसा हिस्सा था, ठीक है। सो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे दिखा रखा है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक नोड है, जो बी वाला केस था, यहाँ पे एक छोटा सा नोड है, ठीक है, जहाँ छोटा पत्ता निकला हुआ है। तो why were the type B cutting able to grow? Because it had a node. It had intercalary meristem right here, just above the node, right? So type B contained an active growth node was intercalary meristematic tissues is present, and that's why it's able to grow. And what differences was present in type B compared to the type A? Because type A has intercalary meristem, it has an active node, whereas type A doesn't have any node present. Type B consists of like nodal junction is there, like nodal line is there, and type A is just a piece that consists purely internode stalk. मतलब क्या किया हमने, ये हमारा गन्ना था भाई। हमने पहले केस में क्या किया, हमने इतना हिस्सा ले लिया, हमने इतना हिस्सा ले लिया। जो दो नोड्स, ये हमारी नोड्स हैं, ठीक, जो नोड्स के बीच में था, इसमें कोई वो नहीं है, नो नोड्स, नोड्स एब्सेंट, ओके। अगर नोड्स एब्सेंट है तो इंटरकैलरी मेरिस्टम भी एब्सेंट होगा। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होता है, नोड से जस्ट थोड़ा ऊपर। सेकंड केस मैंने क्या लिया है, हमने नोड इंक्लूड किया है हमारे, जो हमने कटिंग लगाई ना स्टेम काट के उसमें, ठीक है। What observation or measurement was made to determine whether this change had an effect? Okay, हमने देखा कि जो हमने सेकंड कटिंग ली थी उसमें एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी जो नोड से ग्रो हो रही थी, जो फर्स्ट केस में नहीं हो रही थी, राइट। वी सो दैट a new green shoot tree sprouting along the measurement of physical height, ठीक है। और हमने धीरे धीरे देखा ये लीफ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है एंड इट ग्रोज, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ से जड़ भी आने लग जाते हैं अगर आप उसको गाड़ दोगे तो। सो व्हाट पैरामीटर्स शुड बी केप्ट सेम फॉर द बोथ कटिंग फॉर द फेयर कंपैरिजन। हमें सेम प्लांट, सेम गन्ने की प्लांट से हमें दोनों कटिंग लेनी है, ठीक है। सेम हाइट की लेनी है, ट्राई करते हैं दोनों की सेम गर्थ भी हो, ठीक है, ताकि हम बाद में चीज़ों को मेजर कर पाएँ। सेम फिजिकल क्लाइमेट हमें प्रोवाइड करना है, सेम फर्टिलाइजर्स हमें यूज़ करने हैं, सेम कंपोस्ट हमें यूज़ करनी है, ठीक है। सो एज अ कंट्रोल्स we need to give them the identical amount of water, planted in the same soil and exposed to the same sunlight and same length same thickness की हमें प्लांट लेना, सेम कंडीशंस में ग्रो करना, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे ना कौन सा अच्छा ग्रो हुआ कौन सा नहीं हुआ। Now let's move on to the next question. Rohan states that a tissue is a group of similar cells performing similar functions. Rajiv counter argued that this is true for the simple tissues but a little bit different in case of the complex tissues. So yeah, Rajiv is true because Rohan's जो statement है थोड़ी half है. He only knows about simple permanent tissues, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. And Rajiv is also including कि जब complex tissues होते हैं, they are made up of more than one kind of cell. जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, लाइक 4 से 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं वो, राइट। एंड देन सब मिलके कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। दैट्स राइट। नाउ रोहन स्टेटमेंट इज अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो एक प्रकार की सेल से मिलके बने होते हैं, यूनिफॉर्म सेल थिकनेस होती है, एक ही फंक्शन कैरी आउट करते हैं। वेराज राजीव का आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं, जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, वो सारी सेल एक जैसी नहीं दिखती। जाइलम इज बिल्ड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, पैरेन्काइमा होती हैं, फाइबर्स होती हैं, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है, राइट। एंड साथ में लेकर उनका एक कॉमन फंक्शन है कि वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, coconut husk fibers are used for the mat which are tough and fibrous, which tissue has structural features stable for providing strength, explain why living parenchyma couldn't serve this purpose। देखो जो कोकोनट हस्क होता है, इट हैज एक्सक्यूज मी, सो जो स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं ना हमारे कोकोनट हस्क में, इट हैज स्क्लेरेन्काइमा इन इट। जो डेड होती है, जो ब्रिटल होती है, फाइब्रस होती है, हम उनको मैट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज उनकी सेल वो लिग्निफाइड है, ठीक है, लिग्निफाइड सेल वॉल्स ना। पैरेन्काइमा में हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते, पहली चीज़ वो थिन वोल्ड होती हैं, अनलिग्निफाइड होती है, लिविंग होती हैं, तो गीली रहेंगी क्योंकि उनके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म है, दैट्स वाई, ठीक है।
हाँ, अगर हमने उनका कोशिश की बनाने की, देखो हरी हम कच्ची पत्तियों की अगर हम टोकरी बनाते हैं ना, वो पतली घास है तो टूट जाती है, वो इतनी सॉलिड नहीं बनती। अगर मान लो बैम्बू की जो बाहर की छाल की बनाते हैं टोकरी, वो बहुत सॉलिड बनती है, राइट? दैट्स व्हाई। So Vibha claims that merismatic cells are located only at the root and shoot apex. What do you think about the statement? What question can Neha ask Vibha to help her understand further if the statement is incorrect? देखो, विभा कहती है कि केवल जो मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं रूट के शूट के टिप पे होता है। बट उसकी दोस्त है नेहा, वो बोलती है कि उसको सोचता नहीं कि ये ट्रू नहीं है, चीज़ें और भी ज़्यादा हैं, दे आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक टिश्यूज एज वेल। तो नेहा, जो नेहा है वो विभा से कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि उसको चीज़ें पता चले। पहला क्वेश्चन, अगर मान लो केवल अगर रूट में शूट के टिप में अगर मैथमेटिक टिश्यूज होता तो विद टाइम पेड़ गोलाई में चौड़ाई में क्यों बड़ा हो रहा है। सेकंड थिंग, अगर मान लो अगर केवल शूट में होता, जब हम घास को काट देते हैं, मौन कर देते हैं, मोह कर देते हैं, तो कुछ दिनों बाद वो घास वापस से रीग्रो क्यों हो जाता है। दिस टू क्वेश्चन दैट नेहा कैन आस्क, ओके। Because a root and shoot tip only has like apical meristem, but there are lateral meristem and intercalary meristem as well. So Neha can ask, if the dividing cells are only found at the very tip of the shoot and roots, how does a thick tree trunk grows wider across its side? How does grass leaves grow back after lawnmower cuts their tips off? वही क्वेश्चन, ठीक है, कि पेड़ चौड़ाई में कैसे बढ़ता जाता है और घास कैसे वापस उग जाती है काटने के बाद। A plant cell and animal cell are of the same size. Which cell will have the larger vacuole? We all know this. Plant cells and animal cells, the vacuole size is larger in plant cells, right? When they're mature. So in the mature plant cell, around 50 to 90% of the entire volume is because of the vacuole. Vacuole helps in maintaining the internal pressure of the cell. Like वो cell को tursidity provide करता है, ठीक है? It maintains the high turgor pressure to keep the plant cell rigid, okay, and upright. Animal cells do not have vacuoles, or even if they have, they are very small vacuoles, ठीक है, वो temporary ही होते हैं। Now, what assumptions are you making? The assumptions we are making that the both plant and animal cells are the mature cells, they are not the meristematic cells. Like we are assuming that they are both fully matured, healthy and adult plant cell against the healthy animal cells. Only then we will be able to compare. अगर दोनों मैथमेटिक सेल्स होते हैं तो उनमें ऑफ कोर्स वैक्यूल सेम नहीं होते, लाइक वैक्यूल इतना लार्ज ग्रो ही नहीं होता, साइटोप्लाज्म में थिक होता है एंड न्यूक्लियस इज आल्सो देयर। Now, let's move on to the last question. Yeah. A note textbook states each plant tissue performs only one specific function. What question would you ask for to critically examine the correctness of this statement? What examples of tissues would you take to find out the answer to this question? देखो, tissues is made up of cells which perform a specific function. Now, they could perform single function, but more than one function as well. So, this is not true. Each plant tissue perform only one specific function. No, they could perform more than one function. Now, हम ऐसे tissues के बारे में सोचते हैं जो एक से ज़्यादा काम करते हैं। पहला example, we will investigate about the simple permanent tissues and complex permanent tissues. Yeah. Simple permanent tissues, we can talk about parenchyma. Now, to evaluate this statement is true, we have to ask some questions. पहला question, are there any simple tissues that performs multiple distinct role? क्या कोई ऐसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं जो अलग अलग रोल को परफॉर्म करते हैं? रोल जैसे कि फूड स्टोरेज, या पैरेन्काइमा डू फूड स्टोरेज, कोएनकाइमा आल्सो डू सम अमाउंट ऑफ फूड स्टोरेज, एंड एक्टिव फोटोसिंथेसिस, या जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, सॉरी, एक स्पेशल प्रकार की पैरेन्काइमा होती है जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा जिसका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना एंड ऑल्सो फूड की सिंथेसिस करना। एंड एरेनकाइमा होती है, उसका काम एयर कैविटी बनाना भी होता है, फूड की स्टोरेज भी करना होता है, राइट? नाउ सो डज द प्लांट हैज एनी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, ठीक है, विच प्रोवाइड्स multiple functions, okay? For example, nutrient fluid transportation or mechanical structure support. जैसे जाइलम होता है बेटा, वो पानी का अपवर्ड फ्लो मेंटेन करता है, राइट? उसके अलावा वो मोस्टली डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है, जो प्लांट को एक ताकत प्रोवाइड करता है, तने को ताकत प्रोवाइड करता है कि वो खड़ा रहे, टूटे ना। तो उसके दो काम है, स्ट्रक्चर सपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी फंक्शन वाटर ट्रांसपोर्ट मानते हैं, बट उसका काम स्ट्रक्चर सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा आता है कि जाइलम इज वुड, जाइलम इज नथिंग बट वुड, लकड़ी ही होती है वो, ठीक है ना। There's an answer to this.
Parenchyma, which is a simple permanent tissues, it's a single tissue that handles food storage, performs active photosynthesis, right? Because it has chlorophyll. एंड ऑल्सो प्रोवाइड बोयंसी, जो प्लांट पानी में रहते हैं, जो ऊपर तैरते रहते हैं, उनका तना लहराता रहता है पानी में, इट्स बिकॉज ऑफ एलन एरन काइमा। एग्जाम्पल जैसे वाटर लिली हो गई, राइट? एरन काइमा। आई डोंट नो व्हाई माय स्टाइलस इज माल फंक्शनिंग। एरन काइमा, ओके। नाउ सेम गोज फॉर द परमानेंट टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जाइलम होता है। मेन जॉब इज पंपिंग वाटर फ्रॉम रूट्स टू द टिप, ठीक है? मेड अप ऑफ द हैवी स्क्लेरेनकाइमेटिस फाइबर्स। फाइबर से मिलकर बना होता है, ट्रैकेट से मिलकर बना होता है, वैसे जो सारे डेड सेल्स हैं, विच हेल्प्स टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है? वो ट्री ट्रंक को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इट्स bit incorrect to say, it's like, oh, it's very incorrect to say that each plant tissue performs only one specific function, because it's not true. A single plant tissue can perform multiple functions, but primary function is always one or two. So this was the chapter 3, and I hope क्वेश्चन समझ आए हों। आई नो थोड़ा फास्ट पीछे मैंने पढ़ाया है, बिकॉज क्वेश्चन मैंने आंसर तो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, मैंने कहा केवल एक्सप्लेन करना था उनको। From the next year onwards, we will study using the PPT. This is the first time we are understanding the NCRT, okay? And also, I am a little bit busy these days, so it's very difficult for me to like prepare PPTs and try to have those PPTs and try to teach using that. So I will see you on 15th of July. I am going on a vacation and I have to do some office work as well. So I'll be back on 14th. So I'll be start teaching again on from 15th. So until then, I hope you will be studying all these 6 chapters, and the remaining 10 chapters we will complete before the end of this year. Before like November or December, we'll complete those chapters. And from January onwards, we'll start with 10th class. We'll study 10th class a bit better. Okay? And yeah, thank you everyone. Have a good day.